शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज से हम एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं जो होगी सुपर टेट 2026 की। ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है उससे रिलेटेड ये कक्षाएं चलेंगी गणित विषय से संबंधित। ठीक, तो हम ये जो शुरुआत करने जा रहे हैं एकदम बेसिक से होगी। आपको प्रत्येक टॉपिक को अच्छे तरीके से बताया जाता है, जैसे कहीं भी आप पढ़ते हो या पेड बैच किसी भी कोचिंग संस्था में पढ़ते हो उस तरीके की आपको YouTube पे कक्षाएं मिलेंगी। ठीक है, हर एक टॉपिक का विस्तृत आपको क्वेश्चन के साथ उनके हल बताए जाएंगे और कहाँ से प्रश्न बनते हैं ये सारी चीजों की जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए, जो सुपर टेट 2026 का पाठ्यक्रम अभी हाल ही में जारी हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे, वो पुराना ही है, जो पहले था वही है। उसमें कौन कौन से सारे सब्जेक्टों के कौन कौन से खंड हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के आते हैं, उन सारी चीजों की विस्तृत एक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप जाएंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे तो वहां पे आपको पाठ्यक्रम मिल जाएगा। क्योंकि मैं केवल गणित विषय की चर्चा कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम गणित विषय से रिलेटेड बताएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा गणित का बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सुपर टेट की एग्जाम होती है वो 150 नंबर की होती है। हालांकि अभी तक निगेटिव मार्किंग तो नहीं होता, अब आगे देखिए विज्ञापन जारी होने पर क्या होता है वो अलग बात है। जैसे संभावना है निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक, गणित जो होता है वह 20 नंबर की पूछी जाती है। आप जब पीडीएफ ओपन करेंगे तो सेम ऐसे आपको गणित का भाग दिखेगा। ठीक है, ऊपर हिंदी या भाषा से रिलेटेड होता है, उसके बाद एक दो सब्जेक्ट बाद गणित आपको ऐसे दिखेगा। कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं उन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, गणित जो 20 नंबर की होती है, 150 में 20 नंबर बहुत निर्णायक होता है। बहुत सारे लोग इसमें अच्छा अंक कर ले जाते हैं, वो मेरिट में अच्छा आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग कम कर पाते हैं जिनकी गणित कमजोर होती है, तो थोड़ा सा तार्किक जो रीजनिंग होती है उसमें भी वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग भी 5 नंबर की आती है, वो भी आपको बता दी जाएगी। फिलहाल यहाँ गणित की चर्चाएं हो रही, अगर गणित और रीजनिंग मिला दिया जाए तो 25 नंबर जो कि एक निर्णायक भूमिका में रखता है। ठीक, पाठ्यक्रम क्या क्या होता है, क्या क्या पूछे जाते हैं गणित के, जैसे अंक की क्षमता आपसे पूछा जाता है, गणितीय संक्रियाएं पूछी जाती है, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्व समीकरण, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी, इन सारे टॉपिकों को मिला के 20 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन कुछ जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको आपको बहुत अच्छे से अध्ययन कराया जाएगा। आप उसे उनके सारे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा, और कोई भी प्रैक्टिस सेट से अगर आप सॉल्व करेंगे तो अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे एवरेज हुआ, क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, इनसे रिलेटेड प्रश्न ज्यादा आते हैं, और सर्वसमीकरण बहुत कम चांस रहता है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में है तो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, ज्यामिति से आता है, दशमलव, स्थानीय मान, गणितीय संक्रियाओं से आता है, प्रतिशत से आता है। तो हर एक टॉपिक को आपको एक एक टॉपिक करके बताया जाएगा, उससे रिलेटेड प्रश्नों को बताया जाएगा। और प्रीवियस ईयर में, क्योंकि अभी तो एक ही बार हुआ है ये सुपर टेट जो 2019 में आयोजित हुआ था, तो प्रीवियस ईयर में तो वही एक ही बनता है, उसको भी हम आपको पहले बता देंगे। हम शुरुआत करने से पहले आपको पिछला जो 2019 में सुपर टेट हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसके गणित के पार्ट को हम यहाँ पे हल करके सबसे पहले आपको बताएंगे, ताकि आप यह जान पाए कि पेपर कैसे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद है इतना तो आप समझ ही गए होंगे पाठ्यक्रम क्या है, कितने नंबर का आता है। 150 में 20 नंबर का गणित आता है, इन इन चीजों से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो 2019 का पेपर था वो कैसे, कौन कौन से प्रश्न आए थे, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे, तो आपके माइंड में पहले से सेट होगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो जो 2019 का पेपर हुआ था उसमें हम गणित के पार्ट को देखेंगे कि गणित के प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं। क्योंकि आपको शुरुआत करने से पहले मैं प्रीवियस ईयर इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आपके माइंड में ऐसा लगे कि हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, हमको इस तरीके से पढ़ना है। अभी एक ही बार पेपर हुआ है, उसी पेपर के आधार पर आपको बताया जाएगा। ठीक,
तो लिखा हुआ है सुपर टेट 2019 प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चनों को देखेंगे, उनके हल तरीकों को देखेंगे, आपको समझ में अगर आता है, थोड़ा भी बहुत आता है, तो भी आप उसे नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब आपको टॉपिक बताया जाएगा तो आप उसमें पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न जो आपके पेपर में 2019 में पूछा गया था, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा था। ठीक है, तो 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो 1 2 3 4 5 ये सब जितनी संख्या है सब क्या है? अनंत तक सब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 1 से लेके 2 3 4 5 से लेके अनंत तक कितनी जो भी संख्याएं कौन सी है? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक में भी क्या कहा है? प्राकृतिक में अभाज्य की बात किया है। ठीक है, तो ये तो प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके अनंत तक 100 200 तक अनंत जितनी भी जाएंगी वो सारी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। लेकिन जब अभाज्य की बात कर दिया तो विशेष संख्याओं की बात कर रहा है जो अभाज्य है। तो अभाज्य कौन कौन सी आप मानेंगे? देखिए अगर मैं इनको लिख ही देता हूं 6 7 8 9, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो स्वयं और 1 से केवल भाज्य हो, मतलब वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो या तो स्वयं से भाज्य हो या केवल 1 से। ठीक है, तो अभाज्य क्या है? 3 है। 2 क्या है? 2 देखिए 2 1 से भी आप काट सकते हैं, मतलब भाग दे सकते हैं, और 2 से भी भाग दे सकते हैं। 3 को 1 से भाग दे सकते हैं और स्वयं 3 से दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 को ऐसा नहीं है, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 स्वयं से कटेगा। हमने क्या कहा? अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे। तो 4 तो होगा नहीं, तो 4 को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो कौन सा होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, तो कहा है कि 9 प्राकृतिक संख्या, हमें 9 केवल 9 तक जाना है। तो हम इनको लिख लेते हैं, कितनी होंगी 9 प्राकृतिक संख्याएं? देखिए पहली कौन सी होगी? 2, दूसरी कौन सी होगी? 3, तीसरी कौन सी होगी? 5, फिर 7, फिर 11, 9 नहीं होगी, 9 3 से भी कटती है, 9 स्वयं से भी कटती है, 9 1 से भी कटती है। ठीक है, 11 के बाद 13, कितनी हुई? 3 3 6, अभी 3 लिखना है। 13 के बाद 15 नहीं होगा, 15 भी 5 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और लिख लीजिए, 23। ठीक है, तो ये क्या है? प्रथम 9 का मतलब क्या है? शुरू से लेके 9 ऐसी प्राकृतिक अभाज्य संख्या हमने लिखी है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, इसमें 2 क्या होता है? यह सम प्राकृतिक अभाज्य संख्या है। ठीक है, केवल 2 क्या है? सम प्राकृतिक अभाज्य संख्या है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक, बाकी सारी कितनी है? सब विषम है। ये क्या है? सम। तो 2 को हम लेते हैं क्योंकि हमें शुरू में अभाज्य संख्या है 2, यहाँ सम विषम की बात नहीं किया, इसलिए 2 को भी लिया गया है। ठीक है, अब कहा है कि इन संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है? औसत होता है सारी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या ये क्या होता है? औसत होता है। औसत का एक फार्मूला है कि जितनी संख्याएं दी हैं उनका योग करिए और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दीजिए, वही औसत आता है। तो औसत पूछा है, सभी संख्याओं का आप योग करिए, तो 3 और 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 28 के बाद 13 38 39 40 41, 41 के बाद 50 60, 60 के बाद 70 77 77 3 80 90 100। ये अगर पूरा ऐड करेंगे इन 9 संख्याओं को, कुल योग कितना आएगा? 100। तो सभी संख्याओं का योग कितना है? 100 है। और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, तो कुल संख्या कितनी है? 9, भाग दे दीजिए। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, 100 9 से कटता नहीं, तो आप क्या करेंगे? जितनी बार में जाए 9 11 9 ये 99 होता है और 1। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। हालांकि सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन इसको और सरलतम रूप में ऐसे लिखा जाता है। ये आपके विकल्प पे निर्भर करता है। ठीक है, 11 में 9 का गुणा करेंगे 99 होगा और 1 जोड़ देंगे 100, 100 बटे 9। तो इसका आंसर क्या हो गया? 11 से 1 बटे 9। आइए दूसरा देखते हैं।
देखिए दूसरा प्रश्न है, घातांक और करणी से संबंधित है। यदि अंडर रूट 2916 2916 का वर्गमूल 54 हो, तब आपको बताना है कि ये जो समीकरण दिया है इसका मान क्या होगा। ठीक है, आपको यह बता दिया गया है कि जो अंडर रूट है जिसे घातांक करणी के रूप में कहते हैं, एक करणी 2916 का वर्गमूल, चूंकि ये वर्गमूल है, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता तो इसे वर्गमूल माना जाता है। ठीक है, 16 और तब इसका मान क्या होगा। अब देखिए, है तो यह दशमलव से रिलेटेड करनी के प्रश्न, लेकिन अभी आपको मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, या अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो समझ पाएंगे, लेकिन चूंकि आपको प्रश्न हल कराए जा रहे हैं तो आपको समझना है। ठीक है, जब इसका मान 54 दे दिया है तो देखेंगे यही संख्या सब में है, इसमें भी 2916 है, इसमें भी 2916 है, इसमें भी 2916 है, इसमें भी 2916 है, लेकिन फर्क क्या है, सब में दशमलव का अंतर है। ठीक है, कहीं दशमलव 2 अंक पे लगा है, कहीं 4 अंक पे लगा है, कहीं 6 अंक पे लगा है, कहीं 8 अंक पे लगा है। तो ये दशमलव का भी रूल इसमें फॉलो हो रहा है और करणी का भी। ठीक है, तो आपको देखिए इसका वर्गमूल 54 दे दिया है, तो आप इसके जगह भी क्या रखेंगे, 54 ही रखेंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, जब 2 अंक पे दशमलव होता है तो 1 अंक पे लगाया जाता है, क्योंकि इसका मान 54 दिया है। ठीक है, प्लस कर देंगे, यहाँ पे देखिए इसका मान भी क्या है, 54 है, तो 54 आप रखेंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, 4 अंकों पे दशमलव है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव लगेगा, तो 1 0 आगे लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, इसका मान भी 54 दिया है, तो 54 तो आप जो का त्यों लिखेंगे, लेकिन 4 जो 6 अंक पे दशमलव, तो 6 अंक पे जब दशमलव हुआ है तो जब ये करणी से बाहर आता है तो इसके आधा 3 अंक पे हो जाता है, तो 1 2 1 0 बढ़ा के तब, अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, 3 अंक के पहले दशमलव हो गया, यहाँ 2 अंक के पहले हो गया, 1 अंक के पहले हो गया, जस्ट इसी का विपरीत होता है। ठीक है, फिर आगे जाएंगे, यहाँ पे 8 अंक पे दशमलव है, इसका मान 54 दिया हुआ है, तो आप 54 तो ऐसे ही रखेंगे। फिर क्या करेंगे, 8 अंक पे दशमलव लगा है, यहां से गिनिएगा, तो 8 है तो उसके दशमलव जब यहां लगाएंगे तो 4 अंकों पे लगाएंगे, तो 1 2 3 4, अब यहां दशमलव लगाएंगे, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दशमलव का रूल है, जब आपको दशमलव में बताने लगूंगा तो आपको बताऊंगा। वैसे आप जानते रहिए, जब करणी के अंदर कोई संख्या में दशमलव लगा रहता है तो उसके आधे भाग पे दशमलव लगाया जाता है। जब यहाँ 2 अंकों पे लगा है तो वहां 1 पे लगेगा, 4 अंकों पे लगा है तो 4 का आधा 2 पे लगेगा, 6 पे लगा है तो 6 का आधा 3 पे लगेगा, 8 पे लगा है तो 8 का आधा 4 पे लगेगा। ठीक, अब इन सारे को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जोड़ेंगे कैसे, आप यहीं जोड़ दीजिए, देखिए 0.00 फिर 54 है, अब यहाँ पे क्या है, दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ भी दशमलव के नीचे 0 5 4, अब आगे कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ भी दशमलव यहीं लिखेंगे, तब दशमलव के बाद क्या है 5 4, आगे कुछ नहीं तो यहाँ 0 0 बना दे। अब यहाँ क्या है, दशमलव के पहले 5 है, फिर दशमलव 4 0 0 0, चूंकि प्लस है सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो ये 4 आएगा, ये 5 और 4 9 आएगा, ये 5 और 4 9 आएगा, ये 5 और 4 9 आएगा, और ये 5 आएगा, तो ये आपका आंसर होगा। जब आप इनको जोड़ देंगे तो लिखेंगे 5.9994, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे लगाते हैं, हालांकि देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कैसे कैसे किया जाएगा, लेकिन ये आपको स्वयं हल करके यहाँ बता दिया कि इसका मान क्या होगा, 54 होगा, तो आप केवल दशमलव को एडजस्ट करिए, सबको जोड़ दीजिए और आंसर आ गया। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिया है 1001 1001 की घात 3 का मान है, मतलब इसका पावर 3 है, इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, आपको इनकी 3 बार गुणा करने में बहुत समय लग जाएगा, 1001। ठीक है, अब कहा है कि इसके घात 3 का मान क्या है। आप देखिए बीजगणित में जब आप समीकरण पढ़ेंगे तो आप एक फॉर्मूला को पढ़ेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो होगा यह a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab
और कोष्टक में a धन b, ये a प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला है। यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये फार्मूला है, ये कहीं से आपको इसे याद ही करना है, ठीक है। ये फार्मूला है a प्लस बी का क्यूब, मतलब फार्मूला मतलब सूत्र है, ठीक है। तो a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब इसी को यहाँ पे लगाइए, कैसे लगाएंगे, ये तो एक ही संख्या है, यहाँ पे a और b दो संख्याएं हैं जिनके तहत फार्मूले बने। तो इसको भी a प्लस बी के रूप में तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे, 1001 है, इसको हम लिख सकते हैं 1000 मतलब 1000 प्लस 1, चाहे 1001 चाहे ऐसे लिखिए, कोई मतलब है कोई नहीं भाई। 1000 में 1 जोड़ेंगे तो भी तो 1001 ही आएगा। तो ये हो गया आपका a और ये हो गया b। अब ये क्यूब, तो ये फार्मूला अब इस पे सेट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 1000 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1000 पूरा 1000 गुणे 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसी फार्मूले के तहत हमने इसे लिखा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a धन b। तो इसका क्यूब जब करेंगे तो 3 जीरो है, 3 बार 9 बार हो जाएगा। एक बार तो ये संख्या ज्यों कहीं त्यों लिखी जाएगी क्योंकि क्यूब है, तो एक बार फिर इसे जीरो के साथ लिखेंगे, फिर एक बार जीरो के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होता है। 1000 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए 3 गुणे 1000 गुणे 1 मतलब क्या हो जाएगा, 3000 भाई। 1000 का 3 में गुणा करेंगे 3000 आएगा। अब 1000 धन 1 क्या हो जाएगा, ये गुणा है तो 1001 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका गुणा कर लीजिए। जब इसका गुणा करें, देखिए 3 से गुणा करिए, 3 1 में 3, 3 जीरो बार में 0, 3 जीरो बार में 0, 3 1 में 3, कितना जीरो बचा, 3, यही लगा दीजिए 1 2 3 प्लस 1 प्लस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। कैसे ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धन 1 है, फिर धन ये इसको लिखना है 0 0 0 3 0 0 3, ठीक है। यही है ना, 3003 के आगे 3 जीरो, तो 3003 के आगे 3 जोड़ दीजिए, 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1, ठीक है। कितने अंक हुए, 3 3 6 7 8, ज्यादा हो गया क्या, 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1, 3 3 6 7 8 9 1 10, ठीक है, सही है। तो ये आपका आंसर होगा। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आएगा क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कैसे मैंने किया, देखिए मैंने क्या किया, इसको ये दिया था, इसको a प्लस बी के फार्मूले पे क्रैक कर दिया, ठीक है। a प्लस बी का फार्मूला ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है। तो a और इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, यही फार्मूले में सेट कर दिया, a का क्यूब b की क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। अब इसी को सॉल्व करके जब जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके सुपर टेट में 2019 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपको सॉल्व कराया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में यह बना रहे कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब देखिए ये भिन्न का प्रश्न है। भिन्न में जानते हैं, भिन्न को जब लिखा जाता है तो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, जिसमें हर शून्य नहीं होता, ठीक है। जो इसके नीचे का भाग होता है वह शून्य नहीं होता भिन्न में। अगर शून्य होगा तो वो भिन्न नहीं कहलाती, ठीक है। ये सारी चीजें आपको भिन्न जब पढ़ाए जाएंगे तो आपको बताए जाएंगे। पहले आप प्रश्नों को देख लीजिएगा जो पीछे पूछे गए हैं 2019 में। प्रश्न आया था, ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूं सब ये पीछे के प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 6/11, 13/18, 15/22, 19/36 और 5/6। इनमें से सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है। तो देखिए इसके कई तरीके होते हैं। पहला तरीका जो सबसे सीधा तरीका है कि ये देखिए हर कहलाता है और ये अंश कहलाता है, ठीक है। ये हर कहलाता है, ये अंश कहलाता है। अब आपको करना क्या है, इससे 6 में 11 से भाग दे देना, 13 में 18 से भाग दे देना है, 15 में 22 से, मतलब अंश में हर से भाग देना है। तो जब 11 में ये 6 में 11 से भाग देंगे तो जल्दी जाएगा नहीं, ये तो एक अंक है, 2 अंक है, तो दशमलव उठाएंगे, यहाँ 0 बटेगा, ठीक है। तो 11 5 बार में 55 जाएगा, कितना बचा, 5 बचा, ठीक। तो 5 बचा, तो फिर अभी दशमलव है तो 0 उतारे, 11
4 बार में 44। अब ये कटेगा नहीं, ऐसे जाता रहेगा, इसलिए इतना 2 अंक तक ले लेते हैं। तो 6/11 के नीचे हम क्या लिख देंगे? 0.54। कैसे? मैंने यहाँ पे दिया ना, अंश में हमेशा हर से भाग दे देते हैं। 11 से भाग दिया हमने 6 में, तो पहले दशमलव उतार के इसे 6 को 60 बनाया, तब हमने सॉल्व किया तो 2 अंक तक गए, दशमलव के 2 अंक तक 54, ये लिख दिया पहली संख्या। ठीक है, अब इसके नीचे जब आप लिखेंगे तो ये देखिए, जब 18 से 13 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.72। ठीक है, अब भाग दे के देख लीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। अब अगर 22 से 15 में भाग देंगे तो 0.68। ठीक है, 0.68। और जब 19 में 36 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 0.83। ठीक है, नहीं सॉरी, देखिएगा ये गड़बड़ हो गई। जब 19 में जब 36 से भाग देंगे 19 में तो जाएगा तो है नहीं, आप दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे। ठीक है, तो अब कितने बार जाएगा? जब दशमलव बढ़ा दिया आपने, 0 उतार लिया, तो ये 5 बार में जाएगी। 5 से 15 होता है, 6 3 18 हो जाएगा, कटेगा। 5 से 15 होता है, 5 का गुणा करेंगे, 5 6 में 30, 5 3 15, 16 17 18, 180 है। तो ये क्या बचा? 10, दशमलव 0 उतर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 36 में अब दूसरी बार में भाग जाएगा 72। ठीक है, इसके आगे जाएंगे तो इस 100 के ऊपर चला जाएगा, मैं 100 के नीचे गया, तो यहाँ पे देखिए 0.52 होगा। ठीक, और इसके नीचे जो होगा, ये इसका हो गया, इसका हो गया, इसके नीचे जो आएगा, जब 5 में 6 से भाग देंगे तो 0.8 6 48, 49 50, 6 2 6 3 में 18। ठीक है, ये 83 हो गया। अब देखिए हमने सब में हर से अंश में भाग दे दिया, ये सारे मान आए। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी संख्या होगी वह भिन्न सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी इसमें कौन सी संख्या है? ये है। ठीक है, तो 19/36 क्या है? सबसे छोटी भिन्न है। 19/36 क्या है? सबसे छोटी भिन्न है। सबसे बड़ी पूछ दे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? 5/6 होगी। ठीक है, कैसे किया हमने? इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 19/36। कैसे हमने किया? ये आपका आंसर होगा। कैसे किया हमने? क्या किया? हर से अंश में भाग दे दिया। तो एक भाग हमने यहाँ आपको देख के बताया, फिर मैंने उसी तरह लिखा, उसी तरह इसको एक भाग मैंने यहाँ भी दिया, इसका कंफ्यूजन की वजह से फिर ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब सबसे छोटी संख्या ये है, तो सबसे छोटी भिन्न पूछा है। मैंने कहा जो संख्या सबसे छोटी आएगी भाग देने पर वह भिन्न सबसे छोटी होगी, जो संख्या सबसे बड़ी आएगी वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटी 19/36। यही पूछता सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप बताते देखिए कौन सी संख्या बड़ी है? ये बड़ी है, सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई। ठीक है, एक इसका तरीका और होता है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए ये गणित है, थोड़ा बहुत जो अगर नहीं समझ पाता तो उसे बोरिंग लगेगी, लेकिन आपको समझना है क्योंकि 20 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है। अब पहले ये दोनों को ले लीजिए, 6/11 और 13/18। ठीक है, अब गुणा करके लिख दीजिए। 13 का 11 में गुणा करिए, 6 का 18 में, इनके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, जब 11 से 13 में गुणा करेंगे, 13 1 में 13, 13 1 में 13 1 14, 143 हो जाएगा। 18 का इसमें करेंगे 6 8 6 48, 6 6 4 10, 108 हो गया। ठीक है, सॉरी हमने ये चीज ऐसे लिखी है। 18 का गुणा 6 में करिए, यहाँ पे लिखिए 108, और इसका गुणा इसमें करिए तो 13 1 में 13, 13 1 में 13, 143 इसके नीचे लिखिए। ठीक है, इसका गुणा करके यहाँ लिखिए, इसका गुणा करके यहाँ, मैंने उल्टा लिख दिया था। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वह भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? यह है, इन दोनों में, तो यह भिन्न बड़ी है। हमें क्या करनी है? सबसे छोटी तलाश करनी है। तब अब यह बड़ी है तो इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको लीजिए, इससे गुणा करिए, 6/11 और 15/22। हमने क्या कहा था? इसका गुणा करिए, तो जब इसका गुणा करेंगे 11 का 15 में, तो 15 1 में 15, और 15 1 में 15 1 16, 165 आएगा। और 22 का 6 में करेंगे, 6 2 में 12, 6 2 में 12 1 13। अब देखिए 132 आया इसके नीचे, 165 आया इसके नीचे। बड़ा क्या है? 165 है, तो यह भिन्न क्या है? बड़ी है। ये फिर छोटी आई, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब आए, हमें सबसे छोटी जाना है, तो हमको अभी तक छोटी क्या मिल रही है? 6/11 ही मिल रही है। अब 6/11 का इसके साथ गुणा करिए, थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन आसानी भी होती है जब छोटा अंक होता है। ठीक है, अब गुणा करिए इसका इसके, इससे इससे। ठीक है, तो 19 का 11 में गुणा करेंगे
तो 11 9 में 99, 11 1 में 11, 9 20, ठीक है, ये आ गया। अब 36 का 6 हम करेंगे, 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21। अब देखिए 216 आ गया, ये 209 आ गया। अब 216 बड़ा हो गया, मतलब 6/11 इससे बड़ी हो गई, क्योंकि ये 209 है, 216। अब 6/11 इससे बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तो ये सबसे छोटी भिन्न आ गई, ठीक है। लेकिन अभी एक बचा है 5/6, तो 6/11 से इसको भी देख लेते हैं। हमको मिल गया ये छोटी संख्या, ठीक है। अब 6/11 से जब इसे देखेंगे 5/6 को, तो गुणा करिए, 11 5 में 55 और 6 6 में 36, ठीक है। ये अभी भी छोटी आई। अब 5/6 इससे तो बड़ी हो गई 55 के रूप में, लेकिन ये अभी भी छोटी आई है। लेकिन ये छोटी यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी हो गई, इसलिए सबसे छोटी भिन्न क्या है? 19/36, ठीक है। 19/36 ये क्या है? सबसे छोटी। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी पूछता तो इसमें एक एक को छोड़ के देखना पड़ता है, जैसे मैंने सबसे छोटी देखा, उसी तरीके से आप सबसे बड़ी भी देखते, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। या तो अगर ना कुछ समझ में आए तो आप सीधे सीधे भाग दीजिएगा, तो आपको आसानी से जो संख्या बड़ी वह भिन्न बड़ी, जो संख्या छोटी वह संख्या वह भिन्न छोटी, ठीक है। तो भिन्न के प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ये आपके पूछे गए प्रश्न है, जब पढ़ाऊंगा तो और स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 1.27 बराबर है। देखिए इसमें एक चीज, जो ये लाइन खींची हुई इसे बार पढ़ते हैं, ठीक है। पूछ दे किसके ऊपर बार है, किस संख्या के ऊपर, आप कहेंगे 27 के ऊपर बार है, ठीक। तो किसके ऊपर बार है? 27 के ऊपर है। इस चीज को जानते रहिए, ठीक है। तो 1.27 के ऊपर बार है, इसका मान पूछा तो क्या होगा, मतलब बराबर क्या होगा? तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं 1 + 0.27, ठीक है। 0.27 में एक जोड़ेंगे तो यही आएगा 1.27, ठीक है। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। अब बार किस पे? 2 और 7 के ऊपर है, तो ऐसे लगा लीजिए 2 और 7, ठीक। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 1 तो 1 ही रहेगा। अब बार का यह नियम होता है, जैसे 0 का कोई मतलब नहीं, दशमलव पहले कोई संख्या रहती तो मतलब होता, संख्या नहीं है तो मतलब नहीं है। जब आपको मैं ऐसे प्रश्न बताऊंगा तो उसमें आगे की संख्या को भी बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। पहले ये प्रश्न पूछा गया है, इसको देखते हैं। अब 27 है, 27 को ज्यों का त्यों रखिए। ये बार को हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने अंकों पे बार है उतना नीचे 9 लिख देते हैं। तो 2 अंकों पे बार है, 2 पे है, 7 पे है, तो 2 नीचे 9 लिख देंगे, ठीक है। ये नियम है, ठीक है। 99 कहां से आया? ये बार के रूल से आया। जितने अंकों पे बार होता है उतने नीचे 9 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, काट दीजिए इसको। 9 3 में 27, 9 11 में 99। अब ये हो गया 11 1 में 11, 11 3 14, 14/11, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा प्रश्न जब ऐसे गुणा करते हैं 11 1 में 11, तो ये इसके बाद ये गुणा नहीं करेंगे, ये 3 को जोड़ के लिखते हैं। 11 1 में 11, 11 3 14, 14/11, ठीक है। एक तरीका और इसको सॉल्व करने का होता है, जब वो क्या है, डायरेक्ट आप ये पूरी संख्या लिखिए। ये तो एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, पूरी संख्या बिना दशमलव के लिख दिए 127, ठीक है। और 2 अंकों पे बार है बटे 99, काट दीजिए इसको। 9 से काटिए, 9 11 में 99, 9 1 में 9, 10 11 12, सॉरी पहले 127 पूरी संख्या लिखिए, दशमलव के पहले जो संख्या है उसको घटा दीजिए, -1 कर दीजिए, बटे बार के नीचे 99। कैसे मैंने किया, ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। पूरी संख्या को पहले लिखा, दशमलव के पहले 1 है इसलिए 1 को मैं घटा दिया, जो भी संख्या होती है उसको माइनस कर देते। बाकी 2 अंकों पे बार है तो 2 9 नीचे। अब इससे क्या हो जाएगा, 126/99। काटेंगे क्या होगा, 9 11 में 99, 9 1 में 9, 9 4 में 36। देखिए इससे भी क्या आ गया, 14/11, ठीक है। तो चाहे आप इस तरीके से लगाएं चाहे इस तरीके से लगाएं, दोनों नियम आसान ही है, इसमें कोई बहुत नहीं है। इससे लगाएंगे तो थोड़ा और कंट्रास्ट रहता है, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे, हालांकि डायरेक्ट लगता है। अगर आप इसको जानते हैं तो इससे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट ये संख्या लिखिए, जो पहले है उसको घटा दीजिए, जितने अंकों बार है 99 लिखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं उनको अगले पार्ट कल में बता के उसको समाप्त करूंगा। फिर आपको मैं टॉपिक शुरुआत करूंगा, उसमें थियरी के साथ, मतलब सारी संख्याओं की व्याख्या करते हुए प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल अगले पार्ट में, जिसमें जितने शेष बचे क्वेश्चन है उनको हल किया जाएगा।